गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में अपने पिछली कक्षा में चैप्टर 13 पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे खेलों का महत्व के बारे में। तो हमें खेलना पसंद है। हमने पिछली कक्षा में ही हमने सुना कि खेलना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। हम खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि खेलों का क्या क्या महत्व है। खेलने से हमें क्या महत्व, क्या लाभ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेलते ही रहे। खेल से महत्व है, खेल का महत्व है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बस खेलते ही रहे, बल्कि हमें खेल के साथ साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखना है। तो हमने अपने पिछली कक्षा में देखा था कि खेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खेल का अर्थ क्या होता है। तो खेल का अर्थ हमने देखा कि हिलना, डोलना अथवा गति करना, यानी कि जब हम अपने शरीर को हिलाते और डुलाते हैं तो यही व्यायाम या खेल कहलाता है। अतः शरीर के व्यायाम हेतु खेल कूद की विशेष महत्व है। विभिन्न खेल शरीर की गति को नियमों में बांधने से ही अस्तित्व में आ जाते हैं। इसलिए आदिकाल से ही लोग खेलों का आनंद लेते चले आ रहे हैं। अतः खेल की सामान्य परिभाषा हम कह सकते हैं कि नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। तो हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा और जाना कि खेल क्या है। खेल एक नियम में बंधी होती है। कोई भी हम खेल खेलते हैं तो वह क्या है, नियम के अनुसार ही खेली जाती है। तो जो नियम के अधीन बंधी होती है और शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रतियोगिता के रूप में जो खेली जाती है वही खेल कहलाती है। तो आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 में क्या है। वास्तव में शारीरिक व्यायाम का प्रारंभ स्वस्थ शिक्षा के रूप में 700 वर्ष ईस्वी पूर्व यूनान में हुआ है। तो खेल देखा गया कि स्वस्थ शिक्षा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका प्रारंभ, शारीरिक व्यायाम का आरंभ और स्वस्थ शिक्षा का आरंभ 700 वर्ष पूर्व ही यूनान में सबसे पहले शुरू हुआ था। यूनान देश में सबसे पहले महत्व दिया गया था शारीरिक व्यायाम को, और इसकी शिक्षा सभी बच्चों को देनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने निर्णय करके सबसे पहले 700 वर्ष पूर्व यूनान में इसका शुरुआत किया गया। तथा स्थान स्थान पर किशोरों तथा युवाओं, लड़कों के लिए व्यायामशालाएं बनवाई गई, जहाँ की वे व्यायाम करें और उनका शरीर स्वस्थ रहे, जहाँ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी दी जाने लगी थी। यही युवक बड़े होकर क्या करते थे, सैनिक बनते थे। और इन व्यायामशालाओं में उन्हें थाली की आकृति की एक वस्तु जिसका नाम क्या है, डिस्कस थ्रो। इन युवकों को भाला फेंकने की भी कला की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि डिस्कस थ्रो और भाला फेंकने की, यानी कि जबलिंग थ्रो, दोनों की अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती थी। फिर शारीरिक ड्रिल करने तथा छलांग लगाने की भी पूरी जानकारी प्रदान की जाती थी। 18वीं शताब्दी में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल जर्मनी के विद्यालयों में पाठ्यक्रम का एक नियमित भाग बना तथा इनको स्वस्थ शिक्षा का नाम दे दिया गया। कुछ ही समय में इंग्लैंड तथा स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वस्थ शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में आरंभ हो गया। सबसे पहले तो हमने देखा कि शिक्षा संबंधी जो योग है, व्यायाम है, खेल कूद है, इसका महत्व को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व को, खेल का महत्व को जानते हुए इन्हें शिक्षा देने के लिए, युवाओं बच्चों में शिक्षा देने के लिए यूनान में सबसे पहले स्वस्थ संबंधी शिक्षा देने के लिए व्यायामशालाएं बनवाई गई थी। इसके अलावा देखा गया कि इंग्लैंड तथा स्विट्जरलैंड में भी, स्वीडन के विद्यालयों में भी स्वस्थ शिक्षा का नियमित प्रचलन दैनिक शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में बन गया, यानी कि इनका स्वीडन और इंग्लैंड में भी महत्व दिया गया, खेल और व्यायाम का महत्व दिया गया। फलतः अन्य विषयों के अध्यापन के मध्य 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम की विभिन्न गतिविधियां करवाई जाने लगी थी।
उद्देश्य यह था कि बौद्धिक गतिविधि से हुई थकान तथा आलस्य को नूतनता यानी कि ताजगी में परिवर्तित करके छात्रों में नई स्फूर्ति जगाई जा सके। तो यह स्व शिक्षा संबंधी जो विद्यालय खोले गए, तो इसका महत्व यही हुआ, यही इसका उद्देश्य रहा कि जो बच्चे हैं उनमें, जो बच्चे हैं, युवा है, जो विद्यार्थी हैं, उनमें बौद्धिक गतिविधि हो, यानी कि जो पढ़ाई करे उसमें उसे नई ताजगी, नई जोश आए, जिससे वे खेले कूदे और उसको एक नई ताजगी के रूप में जो आलस्य होता है, थकान होता है, वह दूर हो जाए और एक नई परिवर्तन हो और छात्राओं में बुद्धि, मस्तिष्क तेज हो जाए और नई स्फूर्ति जगे। इस प्रकार स्वस्थ शिक्षा को विद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया गया। इसके फलस्वरूप शिक्षा की परिभाषा ही बदल दी गई। शिक्षा का अर्थ केवल बौद्धिक विकास न रहकर शारीरिक विकास भी इनका अंग बन गया। धीरे धीरे स्वस्थ शिक्षा का नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के नन्हे छात्रों के लिए भी विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए। इसके शिक्षा का रुचिकर हो जाना स्वाभाविक तथा साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगा। तो यह देखा गया कि नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, नन्हे छात्रें जो हैं, विभिन्न हल्के शारीरिक व्यायाम तथा शिशु खेल प्रचलित हो गए, जिससे कि देखा गया कि शिशु में भी मस्तिष्क का विकास होने लगा। इसके शिक्षा में रुचि भी आने लगी तथा साथ ही शिशुओं की गतिपरक कुशलताओं में भी सुधार होने लगी। तो प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के माध्यमिक कक्षाओं में आने पर इनके लिए विभिन्न गतिविधियों, टीम खेलों, प्रमोद कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यों का अभ्यास भी प्रचलित हो गया। फलतः वे दौड़ लगाना, संतुलन तथा फेंकने वाले खेलों में अद्भुत जोहार दिखाने लगे। इनकी शारीरिक बल, लचक तथा प्रतिभा उभर कर सामने आई। इसके परिणाम स्वरूप वे बड़े बड़े खेलों में भी भाग लेने में समर्थ हो गए। यानी कि देखा गया कि छोटे अवस्था में जब शिशु थे उस समय से खेल के बारे में इसे शिक्षा दिए जाने लगे और नियम बताए गए। तो जो बच्चे हैं, शिशु जो हैं, वे काफ़ी उन्हें खेल में रुचि होने लगा। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे और खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिससे उन्हें खेल में काफ़ी सुधार आने लगा और बड़े बड़े खेलों में भी वे समर्थ हो गए। आयु में और बड़े हो जाने पर विद्यार्थियों को बड़े बड़े खेलों की उपांगिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी, जैसे फुटबॉल के लिए किक लगाने, वॉलीबॉल के लिए पास देने, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी और ऊंची छलांग आदि। तो इस प्रकार जो बच्चे हैं उन्हें विभिन्न खेलों के बारे में शिक्षा दी जाने लगी, तो वे बड़े होकर बड़े बड़े खेल में हिस्सा लेने लगे और उसमें कामयाब भी हुए, जिसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाने लगे, जिसमें कि फुटबॉल के लिए कैसे किक लगाना है, फिर वॉलीबॉल के लिए पास कैसे देना है, छोटी दूरी की दौड़ तथा लंबी और ऊंची छलांग आदि के बारे में भी अच्छी तरह से उन्हें शिक्षाएं देने लगी। किशोर अवस्था के अंतिम वर्ष की ओर पहुंचने के समय तक विद्यार्थी स्वयं बड़ी बड़ी खेलों में भाग लेने की योग्य होने लगे तथा नियमों का पालन करते हुए खेल को जीतने की रणनीतियों की खोज करना उनके लिए स्वार्थ संभव तथा सुगम हो गया। युवा होकर उच्चतर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर तक पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वस्थता तथा तनाव नियंत्रण की कलाएं भी सीख पाने में प्रवीण होने लगा तथा श्रुति और कलामती से जूझकर विजय पा लेने का गुण उनमें आ जाना स्वाभाविक सी बात हो गई। इसके पश्चात किसी प्रशिक्षक के अधीन अभ्यास पाकर किसी भी खेल में चमकना तथा विश्व स्तर पर नाम पैदा करना कोई कठिन समस्या ना रही। स्मरण रखे कि हॉकी, फुटबॉल, मल्लयुद्ध,
टेनिस, हैंडबॉल, स्केटिंग तथा क्रिकेट आदि खेलों में शिक्षक के अधीन अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो यही बताया गया है कि जब बच्चों को इस तरह का शिक्षा छोटी ही अवस्था में देने लगी तो ये बच्चे बड़े होकर युवा जब हो गए तो उच्च स्तर पर यही बच्चे युवा होकर उच्च स्तर पर कक्षाओं तथा कॉलेज के स्तर तक पहुंचने तक विद्यार्थी शारीरिक स्वास्थ्य तथा तनाव नियंत्रित की कलाएं भी सीख पाने में सक्षम हो गए, प्रवीण हो गए। वे छोटे से ही सीखने लगे तो जब वे कॉलेज आ गए तब तक तो वे बड़े हो गए और अच्छी तरह से वे और भी जो खेल है उसके बारे में शिक्षा ली और अच्छी तरह से जानने और हर खेल में वे समर्थ हो गए, यानी कि कामयाब होते ही गए, क्योंकि वे छोटे ही अवस्था से बाल्यावस्था से ही वे खेल के बारे में अच्छी तरह से नियमबद्ध वे प्रैक्टिस किए, शिक्षा लिए, इसीलिए वे उन्हें अभी आसानी हो गई। जब बड़े हो गए तो आसानी से वे खेल सकते हैं, सभी गेम को अच्छी तरह से नियमबद्ध खेल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ हम फिर से अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे अपने पाठ्य पुस्तक और अच्छी तरह से समझेंगे। और हम अगली कक्षा में, हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ के अच्छी तरह से फिर से समझेंगे।